जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं किया है तो आज का यह वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका सवाल है। तो आज का आपका पहला सवाल है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये जो सवाल है साथियों, आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में एकदम आने का संभावना है, 100% में चांस है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कवर करेंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। या इन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है, या इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का कोकिला। भारत का कोकिला किन्हें कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू का। ये वाला भी जो सवाल आप देख रहे हैं भारत कोकिला वाला, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि भारत कोकिला किनको कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। और आपको एक बात और बता दें जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ये वाला सवाल जो है साथियों आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका सवाल है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा वो आपका सरोजिनी नायडू ही थी। इनका जन्म आपका हैदराबाद में हुआ था। कोई अगर मान लीजिए कभी कभार हो जाता, पूछ लेता है सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों, हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अगले नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसका एग्जाम लगभग में अभी सभी विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 12 मार्च का इसका एग्जाम होगा। अब देखिए, एडमिट कार्ड अगर आपका 2-3 दिन पहले आ जाता है तो ठीक है, आपका 12 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा होगा मैं आपको क्या बोलता हूं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए 2 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सतलुज नदी, सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सतलुज नदी कहाँ से निकलता है। याद रखिएगा, मानसरोवर झील के पास एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल। जिसका नाम क्या है, राक्षस ताल। वहां से आपका क्या निकलता है, सतलुज नदी निकलता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सतलुज नदी कहां से निकलता है, तो राक्षस ताल से निकलता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको जो भी प्रश्न करवा रहे हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, कम समय बचा है आपके पास एग्जाम के लिए। मैं कहूंगा साथियों, जो भी प्रश्न बताऊं आप उसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये अब मैंने आपको क्या क्लियर किया, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, राक्षस ताल के, राक्षस ताल। ठीक है ना, राक्षस ताल से, राक्षस ताल एक झील का नाम है। ठीक है, वहां से आपका सतलुज नदी निकलता है। भारत में बात करता है गंगा नदी से ज्यादातर पूछा जाता है, तो गंगा नदी का भी उद्गम स्थल हम लोग देख लेते हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलता है। कहां से निकलता है साथियों, गंगोत्री हिमनद से निकलता है। पूरी बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। इसका लंबाई की बात करें, इसका लंबाई आपका भारत में 25 मतलब 2525 किलोमीटर इसका भारत में टोटल लंबाई है, याद रखिएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में आने वाला सवाल है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, आशा करते हैं सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, भारत में शून्य, जो शून्य है, जीरो जो आप कहते हैं शून्य, उसका खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। शून्य का खोज का श्रेय किन्हें दिया जाता है, सभी बच्चे को पता है कि शून्य का खोज का श्रेय किसे किसे दिया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो रहा है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट कौन थे साथियों, तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। जैसे में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है आर्यभट्ट कौन थे, तो याद रखिएगा गणितज्ञ और खगोल शास्त्र थे। गणितज्ञ और क्या थे, खगोल शास्त्र थे। और एक बात और कवर कीजिएगा, जो आर्यभट्ट है इनके नाम पर भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। जो आपका भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। इनके नाम पर ही रखा गया था। भारत का पहला सैटेलाइट, उपग्रह नहीं समझ रहे तो भारत का पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था साथियों, जो आसमान में चारों तरफ देखते हैं चक्कर लगाते रहता है, वही आपका सैटेलाइट होता है।
तो उसका नाम क्या था? पहला जो बना था वह आर्यभट्ट था। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला जो आर्यभट्ट है उसको लॉन्च कब किया गया था साथियों? तो याद रखिएगा, उसको जो लॉन्च किया गया था वह किया गया था 1975 ईस्वी में। उसको कब लॉन्च किया गया था? 1975 ईस्वी में। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में आने वाला सवाल है। ठीक है, मैं कहूंगा साथियों आप इस क्लास को पूरा देखिए, ठीक है ना, आपके लिए काफी वरदान साबित होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंपॉर्टेंट सवाल की बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे में गौतम बुद्ध से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में एक बार पूछा गया था, एकदम इजी लेवल का सवाल था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ में दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगर इनकी जन्म की बात करें भगवान गौतम बुद्ध का, तो याद रखिएगा उनका जन्म जो हुआ था साथियों वो आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उनका जन्म कब हुआ था साथियों? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा साथियों। तो मैं कहूंगा सारे प्रश्न को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है साथियों वो कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। बताइए तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? नहीं, ये महावीर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महावीर जी हो जाएंगे। ऋषभ देव शायद 23वें 22वें, ठीक है ना। महावीर भगवान आप लोग नाम सुने होंगे, 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि संविधान से है। आपके एग्जाम में भी संविधान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कहूंगा संविधान को आप कवर कर लेंगे। मैं कहूं कि अगर संविधान में 4-5 प्रश्न पूछा जाता है तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है ना, देखिए एक शायरी है, थोड़ा सा मोटिवेट आपको कर देते हैं कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, कि तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है ना, मतलब कहते हैं ना कि आप अपने लिए नहीं, एक बार अपने लिए नहीं, एक बार अगर अपने मम्मी पापा के सपने के लिए मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है ना, और इसका एग्जाम भी ज्यादा दिन नहीं है, ये मार्च में जाने की एक तरफ से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेहनत कीजिए आज से। देखिए खुशी की बात यह है कि बहुत अभी अभी भी समय आपके पास है। ठीक है ना, तो मेहनत कीजिए। चलिए सब सवाल आपका क्या करा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस क्षेत्र से लिया गया है? याद रखिएगा साथियों, किस देश से आपका समवर्ती सूची लिया गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्लियर कर दे कि जो भारत का संविधान बनाया गया था उसमें बहुत सारे देश से कुछ न कुछ अधिकार लिए गए थे। जैसे में मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, तो अमेरिका से। यहाँ पर समवर्ती सूची की बात हो रहा है तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा था, कुल कितना समय लगा था? याद रखिएगा साथियों, कुल समय की बात करेंगे 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद कीजिएगा साथियों, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना, ये पूछेगा कि संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उससे पहले आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको डेली यहाँ पर क्लास करवाया जाएगा। ठीक है ना, इसका टाइम एक सुबह 8 बजे है और शाम में 8 बजे, दोनों टाइम में आपका एसएससी जीडी का क्लास होता है। जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह और शाम दोनों 8 बजे आपका एसएससी जीडी का क्लास होता है, क्योंकि इसका एग्जाम नजदीक है तो हमको क्लास दोनों टाइम करवाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को डेली अटेंड कीजिए और इस बार एग्जाम में अच्छा सफलता प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए
सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग भी बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है विष्णुगुप्त थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और विष्णुगुप्त को ही हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त थे, या इनको क्या कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वाला सवाल का जवाब आप लोग का आना चाहिए, ठीक है ना, कि इंपॉर्टेंट सवाल है एवं इजी लेवल का सवाल है। आज के इस क्लास में हम लोग इजी सवाल, मॉडरेट लेवल का भी सवाल एवं टफ लेवल के भी सवाल को कवर करेंगे। मतलब जैसा जैसा आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है साथियों, सेम टू सेम वैसा ही सवाल करेंगे। जो विद्यार्थी नहीं है उनको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी, सभी से 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। तो सभी का आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, सभी बच्चे को पता है, प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों, 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। दोनों को क्लियर कीजिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद कीजिएगा साथियों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों, 1526 ईस्वी में हुआ था। ये सारे प्रश्न को कवर करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था। ये वाला भी सवाल मैंने आपको कई बार क्लियर करवा दिया हूं, तो आप लोग बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था साथियों, पूरी डेट की बात करें तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। 1850 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था, ए ओ हयूम ने किया था। ए ओ हयूम ने किया था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था साथियों, ए ओ हयूम ने किया था। आशा करें आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं, एक बार बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार जरूर बताइए कि हाँ सर आपको क्लास खराब लग रहा है, या जो भी दिक्कत हो रहा है साथियों, आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए कि हाँ सर क्लास अच्छा है, ठीक है ना। और देखिए, और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहां पर क्योंकि आपका जो भी क्लास होगा साथियों, सबसे पहले आपको वहीं पर पता चलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ, नौकरी, जो भी वैकेंसी आएगी साथियों, सारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाता है, बताया जाता है। तो जुड़ना कैसे है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है साथियों, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों। इसका हो गया ना, इसका बताएं नहीं ना, नहीं बताए हैं, देख लीजिए। भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध सबसे पहले ये हो जाता है फसल से। हरित क्रांति का संबंध किससे साथियों, फसल से। इस प्रकार से 3-4 क्रांति है, जैसे में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये 3 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कभी कभी पीली क्रांति भी पूछ देता है, तो पीली क्रांति बहुत कम चांस रहता है, ठीक है ना। देखिए, तो हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला नंबर सवाल है, आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लाल ग्रह, रेड प्लेनेट के नाम से किन्हें जाना जाता है। ये एकदम इजी लेवल का सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कहूंगा इसका जवाब आप लोग बताइए, लाल ग्रह किन्हें कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, मंगल को जानते हैं। या इन्हीं को कह दे कि गुलाबी ग्रह के नाम से किनको जानते हैं, गुलाबी ग्रह के नाम से किनको जानते हैं साथियों, याद रखिएगा, गुलाबी ग्रह के नाम से हम लोग मंगल ग्रह को ही जानते हैं, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए
अगला नंबर सवाल है साथियों, आप देख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग भी जवाब दीजिए, इसका जवाब आप लोग दीजिए, इसका जवाब हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। 11 नंबर का जवाब दीजिएगा, 11 नंबर लिखकर, और जो राइट आंसर होगा कमेंट में दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि देख सकते हैं एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है साथियों, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। एक बच्चे का गोभी आ रहा है, गोभी मरुस्थल नहीं होगा साथियों, ये आपका सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर बात करें भारत का, तो भारत का कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। याद कीजिएगा, सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसने किया था। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसने किया था साथियों, तो याद रखिएगा डीएनए का खोज जो किया था वह वाटसन और क्रिक ने किया था। जब भी बड़ा थोड़ा सा ऑप्शन देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं रहता है, तो दो व्यक्ति का नाम रहेगा डीएनए में, ठीक है ना। तो डीएनए में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का खोज किया था, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था साथियों, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल है, 14 नंबर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था साथियों, वह हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय आपकी एसएससी जीडी में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों, याद रखिएगा वो इसका मुख्यालय आपका कहाँ में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, मुंबई में, याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। और इसका राष्ट्रीयकरण भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण याद कीजिएगा 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था साथियों, 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं हम लोग। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है या जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, ये हम लोग वेनस यानी शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल से आपके एग्जाम में दो लेवल मतलब दो इंपोर्टेंट सवाल ले लिया जाता है सौर मंडल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे प्रश्न को आप लोग क्लियर कीजिएगा, बड़ा बृहस्पति, छोटा बुध, लाल मंगल, नीला पृथ्वी, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अमृतसर का संधि किस वर्ष हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीके, मैथ, हिंदी, रीजनिंग के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है ना। पहले आपको क्लियर कर दें, तो बताइएगा अमृतसर का संधि कब हुआ था, तो 1809 में आपका अमृतसर का संधि हुआ था, याद रखिएगा। अमृतसर का संधि कब हुआ था साथियों, 1809 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था, काफी इंपोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था साथियों, तो याद रखिएगा ये किसने डिजाइन किया था, पिंगली बकाया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, पिंगली बकाया ने, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन तैयार किया था, पिंगली बकाया ने तैयार किया था, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला अगला लेवल का सवाल देखते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड सवाल है आपकी एसएससी जीडी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था वह आपका, जिसको इंग्लिश में हम लोग कभी कभी आपका इसका दे देता है यूएनओ, इसको कभी कभी क्या दे देता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वह आपका हुआ था 1945 ईस्वी में। उसका स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नेक्स्ट लेवल का सवाल देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ये आपको इजी लेवल का सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो बताइएगा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह वो आपका मरकरी हो जाएगा, मरकरी कहने का मतलब है बुध हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। उसके बाद बात करेंगे नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो अर्थ को कहा जाता है। रेड
प्लेनेट किसको कहा जाता है, तो मार्स यानी मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भूगोल का जनक किन्हीं कहा जाता है, ठीक है ना। भूगोल, भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पर जियोग्राफी जो शब्द दिया था वह किसने दिया था, तो इरोटस्थीनिज ने दिया था। ठीक है ना, इरोटस्थीनिज ने जियोग्राफी शब्द का प्रतिपादन यानी सबसे पहले दिया था। अगर यहाँ पर भूगोल का जनक पूछा है तो भूगोल का जनक कोई दूसरा होता है। ठीक है ना, हीरो ऐसे करके करता है। ठीक है ना, हीरोस्थनीज करके इसका नाम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा इरोस्थनीज हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपके एग्जाम में यही वाला सवाल पूछा जाएगा, यही वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, इरोस्थनीज। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जीके के 20 प्रश्न को कवर कर लिए। जैसा कि आपके एग्जाम में जीके का 20 प्रश्न पूछा जाता है उसी लेवल का हम लोग हिंदी के भी प्रश्न को कवर करते हैं, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ को देखेंगे। ठीक है ना, निराशा का विलोम शब्द बताइए। निराशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, निराशा का उल्टा क्या होगा, तो निराशा मतलब कोई आशा नहीं रहना चाहिए तो उसको आसवाना हो जाएगा। निराशा का उल्टा क्या हो जाएगा, आसवाना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, अगला नंबर आपका सवाल है, आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइएगा। तो अभिमान, अभिमान मतलब पर्यायवाची का मतलब उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका समान अर्थ क्या होगा। अभिमान मतलब एक प्रकार से गर्व है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गर्व। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं कहूंगा साथियों कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी किया है, फिर भी अगर आप इस क्लास को देखकर चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में आधा से ज्यादा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एकदम क्या बोलते हैं, यह टॉप लेवल का सवाल है। ठीक है, इसको अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, यह वाक्य किस प्रकार का है। राम बहुत तेज दौड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह एक सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, जब वाक्य आपको पढ़ाएंगे हम कभी तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा मिश्र वाक्य होता है, कौन सा सरल वाक्य होता है, कौन सा संयुक्त वाक्य होता है। फिलहाल के लिए आप याद कीजिएगा यह सरल वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है साथियों, यह सरल वाक्य है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि कमल का बहुवचन क्या होगा। अगर कमल का एक वचन से बहुवचन बनाना है तो कमल का क्या होगा, तो कमल चाहे एक कमल रहे, कमल का एक फूल रहे, चाहे बहुत सारा फूल रहे, उसको हम लोग कमल ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। देखिए जैसे में आप एक फूल लिए रहे चाहे बहुत सारा फूल लिए रहे तो उसको हम लोग कमल ही बोलेंगे, कमले नहीं बोलेंगे, कमल का फूल ही बोलेंगे। तो उसको बहुवचन में भी कन्वर्ट करेंगे तो कमल का क्या हो जाएगा साथियों, कमल हो जाएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि लड़का का क्या हो जाएगा, लड़का का कन्वर्ट करेंगे तो लड़के हो जाएगा, उसी प्रकार से अगर कमल का करेंगे तो कमले नहीं होगा, कमल ही हो रहेगा। ठीक है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट एवं वीवीआई एवं टॉप लेवल का सवाल है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्रिया कौन सा है। क्रिया का मतलब होता है एक प्रकार का काम, तो पढ़ना यहाँ पर काम हो रहा है, काम एक प्रकार से पढ़ना काम हो रहा है, यानी पढ़ रहा है। ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, पढ़ना काम है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला लेवल का सवाल हम लोग क्लियर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आंख का तारा, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों, आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों। 26 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। मैं क्लियर कर दूं, मुहावरा से भी आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आंख का तारा, आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। नदी कौन सा लिंग है, नदी आपको बताना है, नदी स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो देखिए नदी हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो जिसके लास्ट में ई आए, जैसे में नदी, तो ज्यादातर वो चांस रहता है कि स्त्रीलिंग रहे। क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र को छुड़ाकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी
नदी को छोड़ाकर बाकी जो नदियां हैं वो सभी स्त्रीलिंग होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा साथियों, पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी गंगा और ब्रह्मपुत्र छोड़ के जितना भी नदी का नाम ले लीजिए सभी आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला लेवल का सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अगर हम लोग बालक का स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो बालक का क्या हो जाएगा, बालकनी हो जाएगा। नहीं ना, बालकनी नहीं होगा, बालनी नहीं होगा, ये नहीं होगा, बालिका हो जाएगा। बालक का क्या हो जाएगा, बालिका। जिस प्रकार से आप बताइएगा छात्र का क्या होगा, छात्र का स्त्रीलिंग रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। घर का पर्यायवाची क्या होगा? बताइएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। घर को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन नहीं ना बोलेंगे, नगर नहीं बोलेंगे, मंदिर। घर को हम लोग निवास बोलेंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तक आपको डेली इस चैनल पर क्लासेज करवाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम टफ लेवल का सवाल है। ऐसा एक सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जल का उल्टा शब्द आपको विलोम शब्द बताना है, तो जल का उल्टा क्या होगा, एकदम इजी लेवल का सवाल है। इसको हम लोग इजी लेवल का सवाल बोलते हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है साथियों। तो बताइएगा इजी लेवल का सवाल मतलब जल का उल्टा क्या होगा, तो जल का उल्टा स्थल न हो जाएगा। जल का उल्टा क्या हो जाएगा, स्थल, यानी थल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थल। चलिए अगला लेवल का सवाल है साथियों, अतिथि का बहुवचन क्या होगा। अतिथि का बहुवचन क्या होगा साथियों, तो याद रखिएगा अतिथि का अतिथियां नहीं होगा। अतिथि चाहे एक आए, चाहे देखिए आपके घर में एक मेहमान आए चाहे बहुत सारा मेहमान आए, उसको अतिथि ही हम लोग बोलेंगे, अतिथियां नहीं बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, अतिथि का कोई भी बहुवचन चेंज नहीं होगा, अतिथि का क्या होगा, अतिथि ही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग अभी तक कितने प्रश्न को सही किए और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आप बताइएगा, ठीक है ना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइएगा। सूर्य का उल्टा आपको बताना है साथियों, तो सूर्य का उल्टा क्या, सॉरी, सूर्य का पर्यायवाची पूछा, मतलब सूर्य को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, सूर्य को हम लोग दिनकर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दिनकर, या उन्हीं को हम लोग रब्बी भी बोलते हैं। सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं, दिनकर, रब्बी हो गया, प्रभाकर हो गया। ये सब आपके एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है ना। ये सब पूछता है कभी कभी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताओ, दिनकर, रवि, प्रभाकर, ये सब होता है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो दिनकर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला लेवल का सवाल क्या कह रहा है, दूध का जला, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ क्या है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ लोकोक्ति का अर्थ है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ क्या होता है। यानी अनुभव से सावधान हो जाना, मतलब हमको पहले ही अनुभव है वो, तो हम पहले ही सावधान हो जाएंगे, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला लेवल का सवाल हम लोग देखते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कठिन का उल्टा शब्द क्या होगा, कठिन मतलब बहुत ही मुश्किल, तो मुश्किल का क्या हो जाएगा, सरल। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम ने पत्र लिखा, इसमें कर्ता कौन सा है। तो आपको कारक चिन्ह का विभक्ति याद करना पड़ेगा साथियों, तभी आप ऐसे प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। जैसे में कर्ता ने, कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कहां पर ने है, कर्ता ने, तो राम ने, तो यहाँ पर कर्ता कौन सा हो जाएगा। अब आप लोग को बता सकते हैं ना, कर्ता ने, राम ने, तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, कर्ता हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 36 नंबर सवाल को देख सकते हैं। विद्यालय किस समाज का उदाहरण है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विद्यालय किस समाज का उदाहरण है, जिसमें न जाने कितने बच्चे गलती करके आ जाते हैं। तो हम एक आइडिया आपको बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, जिससे आप आसानी तरीका से इसको पहचानना सीख जाएंगे। देखिए जो विद्यालय दिया रहेगा, जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको शब्द दिया रहेगा, उसका सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना है। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्या प्लस में क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा। इतना तो आपको कन्फर्म है, विद्या प्लस में आलय, इतना तो आपको पता है कि सर हाँ विद्या प्लस आलय हो जाएगा। और इसमें दोनों का अर्थ हो जाए, दोनों का अर्थ हो जाए, वह आपका तत्पुरुष होता है। वह आपका कौन सा होता है, तत्पुरुष। तो विद्या का अर्थ होता है, आलय का भी अर्थ घर मंदिर होता है, तो ये दोनों का अर्थ हो रहा है, यानी
यानी तत्पुरुष। और जहां पर भगवान का नाम पूछ दे, कि जैसे मैं पूछ दे गजानन, चक्रपाणि, नीलकंठ, ये सब कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, जिसमें भगवान का नाम आ जाए साथियों, ठीक है ना। द्वंद्व में आपको बता दें, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, बीच में हाइफन, इसको इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। जैसे में माता पिता, तो बीच में आपका क्या आता है साथियों? हाइफन आता है, तो वह आपका द्वंद्व समास होता है। राम सीता, राम सीता हो गया, लाभ हानि, ये सब आपका कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। अगला नंबर है कि जो कि संधि को मेल करना है, यानी संधि को मिलाना है। जल प्लस में अंजन मिलकर क्या बनेगा? बताइएगा। जल प्लस में अंजन मिलकर क्या बनेगा साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जल प्लस में अंजन मिलकर क्या बनेगा? जलांजन बनेगा। क्या बनेगा? जल प्लस में अंजन, तो अ और अ मिलकर क्या बनेगा? आ का मात्रा बन जाएगा, तो जलांजन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये वाला जो प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। 38 नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे साथियों। अत्यधिक का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, मतलब अत्यधिक यानी बहुत अधिक मात्रा में, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, हाथ पर हाथ धरे रहना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, सॉरी, हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये एक प्रकार का मुहावरा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो बताइएगा, निष्क्रिय बैठना, मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब निष्क्रिय बैठना, बिना कुछ काम किए बैठना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला लेवल का सवाल हम लोग देखते हैं कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है साथियों? तो बताइएगा। देशभक्ति, देशभक्ति में आपका कौन सा समास हो जाएगा? अभी हमने आपको ऊपर ऊपर क्लियर किया कि जैसे में जो भी शब्द दिया रहे, उसका सबसे पहले आप लोग संधि विच्छेद कीजिए। तो देश प्लस में भक्ति, देश प्लस में क्या हो जाएगा? भक्ति। इसमें दोनों का अर्थ हो रहा है, देख रहे हैं, देश का भी एक अर्थ हो गया और भक्ति का भी अर्थ है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया, बहुब्रीहि समास, जो भी भगवान का नाम रहेगा वो बहुब्रीहि समास के अंदर आएगा। और द्वंद्व समास बताएं, जिसमें योजक चिन्ह रहे, जिसमें हाइफन लगा रहे, जैसे में माता पिता, बीच में आता है ना ऐसे वाला चिन्ह, माता पिता, राम लक्ष्मण, शुभ लाभ, जिसमें ये वाला हाइपन का चिन्ह देखिएगा, इसको हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को कवर कर लेते हैं साथियों। हिंदी का आपका 20 प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है ना। बताइए कि कितना कितना आपका सही हुआ हिंदी में, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को कवर करते हैं। यदि कैट बराबर 24 है, यदि कैट को 24 लिखा जाए, CAT बराबर 24 लिखा जाए और डॉग बराबर 26 लिखा जाए, तो काउ बराबर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि कैट बराबर अगर 26 है, कैट बराबर 24 है, डॉग बराबर 26 है, तो काउ को कितना लिखा जाएगा? तो देखिए, यह अल्फाबेट के आधार पर आपका बनाया जाता है। सी कितना लेटर पर आता है? 3 लेटर पर। ए कितना लेटर पर? ए। और टी कितना पर? तो 20। चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। उसी प्रकार से डॉग को जोड़ेंगे तो 26। उसी प्रकार से काउ का करेंगे तो सी आपका 3 लेटर पर आता है। उसी प्रकार से ओ का करेंगे तो ओ आपका कितना लेटर पर आ जाएगा साथियों? ये भी बताइएगा, ठीक है ना। ओ कितना लेटर पर आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ओ कितना लेटर पर आएगा। इसी प्रकार से ये तीनों को टोटल ऐड कीजिएगा तो 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 41 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला भी सवाल है, तो आप इसका भी जवाब कमेंट में बताइएगा। चलिए, आज का लास्ट सवाल एवं आखिरी सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। यदि एक घड़ी में 3:15 हो रहा है, ठीक है, एक घड़ी में 3:15 हो रहा है, तो वह कितना डिग्री का कोण बना रहा है? काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि मान लीजिए कि टाइम दे दिया, पूछेगा कि कितना डिग्री का, यहाँ पर बता रहा है कि 3:15 हो रहा है, तो इसके बीच कितना डिग्री का कोण बना है? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। 360 डिग्री माइनस जो आपका टाइम हो रहा है, वो आपका रहता है, जैसे मिनट वाला इधर होता है, 360 हावर 15 मिनट, ऐसे करके आपका फॉर्मूला होता है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7.5 डिग्री आएगा, ठीक है। हालांकि इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, इस प्रश्न को वहां पर आपको इसको अच्छे से कवर करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। अगले वीडियो में इसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास अच्छा लगा, या जो भी दिक्कत हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।